नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिए कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। प्रैक्टिस सेट 7 है, जिसमें मैं आपके हिंदी के 25 प्रश्न कवर करवाने जा रही हूँ। आगे मैंने जो सामान्य अध्ययन है वो ग्रामीण परिवेश से, इससे मैं 25-25 प्रश्न आपकी कवर करवाऊँगी। तो प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन है आपका, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अंधकार, चपला, दामिनी और चंचला। आप यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो बिजली का पर्यायवाची चपला भी है और दामिनी भी है, लेकिन जो अंधकार है वह बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। चंचला भी बिजली का पर्यायवाची होता, अंधकार जो है वह बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, पिता का पर्यायवाची होता है। तो पिता को सर्वा, प्रभु, विनायक ये सब नहीं, ये आपके भगवान के नाम है, लेकिन तात बोला जाता है। प्राचीन काल में लोग तात ही बोलते थे। जैसे पितामह आपने सुना होगा, तो पितामह जो है ना बड़े, यानी बड़े पिताजी। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है। तो स्वाधीन शब्द का विलोम होता है पराधीन, क्योंकि स्वाधीन और पराधीन दोनों ही क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे के, और आपसे अपोजिट ही प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है आपका फोर्थ, असंभव का विलोम शब्द क्या होगा। तो असंभव का विलोम हो जाएगा संभव। ये सभी आपको प्रश्न बहुत आसानी से आ रहे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब रटे हुए आपको प्रश्न हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अभिनय करता हो उसके लिए क्या होगा, वह अभिनेता होगा। सिक्स है, 100 वर्ष के लिए समय को क्या कहेंगे, तो उसको शताब्दी कहेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, कल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो वह आपका जो है ऑप्शन डी, जोड़ नहीं है, जबकि कल मशीन को और यंत्र को और आने वाले बीते या कल को भी कहा, क्योंकि कल पुर्जे आपने सुना होगा तो वह मशीन के यंत्र को भी कहा जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, कर शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो यह आपका कर जो है वह हाथ को भी कहा जाता है, तो कर का अनेकार्थक शब्द हाथ हो जाएगा। अगला है नाइन्थ, कफन सिर पर बांधने मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, कि मृत्यु के लिए तैयार होना। कि कुछ लोग आपने देखा इतने दृढ़ संकल्पित होते हैं किसी भी कार्य को लेकर, चाहे वो अच्छाई में या बुराई में, कि वो अपने सर पे कफन बांध के जैसे कि निकलते हैं, यानी मृत्यु के लिए वह तैयार रहते हैं। जैसे कि अपने जो इंडियन आर्मी है वहाँ के जवान जितने भी हैं इंडियन आर्मी के जवान, उनके लिए क्या है, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कि चाहे वो दुश्मन को या तो मार के आएंगे या खुद मर के आएंगे, ऐसी विचारधारा होती है। अगला है टेंथ क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आस्तीन के सांप का है धोखेबाज मित्र। 11th, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकतियों का क्या अर्थ होगा। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ हो जाएगा अपराधी को खुद ही शर्म आना। 12th क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से केवल एक ही शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो वह आपको वर्तनी शुद्धि बतानी कौन सी है, तो वह आपका बहिष्कार जो है इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी ये तीनों तरह से जो लिखा हुआ वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहिष्कार में आधा शाह आएगा, वो भी खटकोड़ वाला आएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका उज्ज्वल, ये कई बार वर्तनी की शुद्धि में पूछा गया है, तो इसमें जो दोनों ही जा हैं वह आधे ही आएंगे, तो उज्ज्वल इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ये हालांकि गलत लिखा ऑप्शन में, यही वाला उन्होंने सही उत्तर बताया बुक में, तो आपका इस तरह से आएगा उज्ज्वल, दोनों ही जा आधे आएंगे, तो ऑप्शन इसमें काट दीजिए, ये सभी गलत लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका 14, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य क्या होगा। तो इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य होगा हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। ऑप्शन बी आपका सही, क्योंकि हमारी अध्यापक आज नहीं आएंगी ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा ये बिल्कुल ही गलत है, इस तरह से नहीं बोल सकते आप। हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा ये भी नहीं, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे ये सही सेंटेंस होता है। अगला प्रश्न है आपका 15,
निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का सबसे अच्छा है कि छाया क्या होती है। छाया हमेशा होती है, आप कहीं पे भी छाया हो तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो छाया होती है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहा। बाकी चयन किया जाता है, क्रोध आता है, बुढ़ापा भी आता है, तो ये सब आपके कैसे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है आपका 16 प्रश्न, लिखना किस क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो लिखना जो है वह कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, आपको ये बताना है। तो लिखना से आपकी जो ऑप्शन डी है लिखा भाववाचक संज्ञा बनेगी, ना कि लिखे लिख या लिखी नहीं बनेगा, लिखा आएगा। 17 है, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर देना फेंक। यह पंक्ति किस कवि की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये? यदि आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। ये फूल के बारे में बताया है कि फूल जो है वो अपनी व्यथा कहता है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस पद पर जवान जाते हैं, ताकि मैं अपने जवान मतलब जो आर्मी की सेना जाती है उस पद पर मुझे फेंकना, ताकि मैं अपने आप को शहीद समझूंगा। अगला है 18 क्वेश्चन, बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है? तो पढ़ता आपको क्रिया बतानी है, तो बालक जो है वह एक क्रिया है, संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। ये प्रश्न इजी है, आप सभी लोग इसको आसानी से कर लिया होगा। अगला है 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिव पूजन साध्य की रचना है? अब शिव पूजन साध्य जो है इनकी एक रचना आपको बतानी है, तो रचनाएं भी आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। रचना से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो सी है, वरुण के बेटे, यह शिव पूजन साध्य की रचना है। हालांकि जो मैं मॉक टेस्ट में आपको सॉल्व करवा रही हूँ इसमें डेली 2 से 3 क्वेश्चन आपको रचनाओं से संबंधित मिल जाते हैं, तो आप डेली जब मॉक टेस्ट देखेंगे तो उतने तो आपके तैयार हो ही जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग अलग से बुक से एक बार सारी रचनाएं जो हैं उनको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जब रचनाएं पूछी जाएँ तो आपको हाँ याद हो कि ये जो रचना है, जो फेमस रचना है, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं या रचनाएं हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 20, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपके ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इसमें ये भाववाचक कुशलता जो है एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। 21 है, तिकोना किस वर्ग का विशेषण है? तो यह गुणबोधक है, आकार बोधक है, काल बोधक है या रंग बोधक है? तो तिकोना शब्द जो है वह आकार बोधक है, कि वह आकार को बता रहा है। 22, नरोत्तम में कौन सा समास है? यानी जो नरों में उत्तम हो वह नरोत्तम कहलाया जाएगा, तो इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है आपका 23, दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए एक शब्द है, तो दूसरों के स्थान पर आप कार्य करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा स्थानीय। और स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र। आप किसी एक जगह पे कार्य कर रहे हैं, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है तो उसको स्थानांतरण ही बोलेंगे। अगला है 24, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो भूख हड़ताल में नेताजी ने डैश का दाना भी नहीं खाया। तो किसका दाना नहीं खाया? अन्न का दाना भी नहीं खाया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25, योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। अब यदि आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। तो योग साधना में मिताहार और शाकाहार का विशेष महत्व रहता है। अल्पाहार और फलाहार आहार इनका नहीं, मिताहार का विशेष महत्व रहता है। अब यहाँ पे आपके हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अब आपका जो नेक्स्ट फेज है ये सामान्य गणित का है, इसे आप खुद से सॉल्व करिएगा और देखिएगा 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हालांकि अब आपको 100 में से अपने आप को आंकना है कि आपको कितने प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे हैं, तभी आप 25 से परीक्षा में आपको कॉन्फिडेंस भी लेवल अप होगा। और इसके साथ ही जो अगला भाग है मैं उसको कंप्लीट करवाती हूँ आपको। ये है भाग गा, जो कि आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इसमें 25 प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, निम्न में से वेदों की रचना का समय क्या है? अब जब वेद की रचना की गई थी उस समय था 200 ईसा पूर्व हुई थी घटना, ना कि 200। अब देखिए कितने नियरेस्ट ऑप्शन दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये पढ़ के भी जाएगा क्वेश्चन तो कंफ्यूज करेगा वहाँ पे, लेकिन नेट आपको 200 ईसा पूर्व जो है समय लगाना है। अगला प्रश्न है आपका 52, निम्न में से वर्धमान महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये मृत्यु आपकी जो है ये 470 ईसा पूर्व हुई थी, वर्धमान महावीर की मृत्यु। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से मैं मॉक टेस्ट में जितने भी प्रश्न अभी आपको करवाए हैं तो यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर मिले हैं सामान्य अध्ययन में। अगला है चाणक्य का बाल्यावस्था में क्या नाम था? तो चाणक्य का बाल्यावस्था में विष्णुगुप्त नाम था। अगला है 54, निम्न में से सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था?
तो सीरी के किले का निर्माण जो है वह आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 55 निम्न में से जबलपुर के भेड़ाघाट पर वार्षिक नर्मदा महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था। अब जो भेड़ाघाट है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भेड़ाघाट कहाँ पे, तो ये एमपी में है, जबलपुर में है। तो यहाँ पे एक महोत्सव होता है नर्मदा महोत्सव, वह कब शुरू किया गया था उसको आपको वर्ष बताना है। तो ये आपका ऑप्शन जो डी है 2008 में यह शुरू किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं, जैसे धुआंधार वाटरफॉल भी है, या फिर ये सब पूछे गए हैं प्रश्न। 56 है निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल मात्रक पद्धति में जो है वह आपका ऑप्शन सी सही है, इसमें 7 मात्रक होते हैं। अगला है प्रश्न आपका 57 सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिक तय दूरी होती है, कब होती है सबसे ज़्यादा दूरी, तो यह 4 जुलाई को होती है। ये सब प्रश्न आपको रटे होने चाहिए कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, अधिक दूरी अपसौर को कहते हैं, और अधिक नज़दीक जब हो तो उसको उपसौर कहते हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 4 जुलाई को जो है अधिक दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, उसको अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 58 भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यह आपकी जो झील है यह पुष्कर नहीं है, सॉरी, ये आपकी बुलर झील है। 59 है एंटी फ्रिज एक मिश्रण है, तो ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन बी आपका सही है कि इथाइल अल्कोहल व जल का एक मिश्रण होता है एंटी फ्रिज जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 60 दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो यह कारण होता है लैक्टोबैसिलस, आपका ऑप्शन ए सही है, इसके कारण ही दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न 61 विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। तो ये प्रश्न बहुत आसान है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है वह आपका ऑप्शन प्रशांत सागर होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला है आपका 62 सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। तो सरकारिया आयोग जो है वह केंद्र व राज्य से संबंधित था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 63 सुपर कंप्यूटर व अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो आपको सुपर कंप्यूटर व अन्य जो कंप्यूटर हैं उसमें भिन्नता का कारण बताना है कि क्या भिन्न कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाता है कि परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार होता है। सुपर कंप्यूटर में जो होती है वो परिकलन क्षमता और इसकी जो स्मृति भंडार मेमोरी होती है वह बहुत अधिक होती है नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा। अगला प्रश्न 64 हिंदी सिनेमा की नींव किसने रखी थी। तो हिंदी सिनेमा की नींव रखी थी, ऑप्शन ए आपका दादा साहब फाल्के जो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है उन्हीं के लिए, क्योंकि जो दादा साहब फाल्के थे इन्होंने ही हिंदी सिनेमा की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है आपका 65 अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको ये सारे अम्ल से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं कि जो है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका जो टार्टरिक जो अम्ल है वह आपका अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 66 भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं। तो ये जब ये बनी थी तब का है प्रश्न, तो इसके अनुसार तो रघुराम राजन है, लेकिन वर्तमान में आपको बताना है इस टाइम कौन से हैं। तो वर्तमान के आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, उनका नाम क्या है जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न आपका 67 भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनको पद की शपथ दिलाते हैं, ऑप्शन आपका जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वह इसकी शपथ दिलाते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, बोपन्ना है। अगर राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी जुलाई में जो है वह राष्ट्रपति की नियुक्ति होनी है, तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे भारत के तो उनको नियुक्ति दिलवाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो बोपन्ना जी हैं वो वह दिलवाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 68 पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था। अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला है 69 निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। अब द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं जैसे तेलुगु है और कोंकणी है, ये सब आपकी कैसी हैं, ये सब आपकी तेलुगु परिवार की हैं। सॉरी, कोंकणी नहीं होगी, तेलुगु है, टोडा है, क्योंकि टोडा जनजाति कहाँ, तमिलनाडु जो है नीलगिरी वाला क्षेत्र वहाँ पे रहती है, ओडिसी भी उसी के अंतर्गत आएगी। लेकिन जो कोंकणी है ये आपकी पूर्वोत्तर भारत की है, तो यह द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन ऑप्शन बी आपका 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है
71 निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? अब वीरता के लिए पुरस्कार दिए जाने वाला जो है वह परमवीर चक्र दिया जाता है। अगला प्रश्न 72 ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये सभी आप लोगों को पता ही होगा, यह आपके 5 महाद्वीपों को बताते हैं। तो 5 महाद्वीप के लिए ओलंपिक में जो छल्ले इस तरह से बने होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उनका कलर भी होता है, कई बार वो कलर भी पूछ दिया जाता है, काला और पीला इस तरह से, तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न 73 गूगल इंक ने अपने वैश्विक पेरेंट्स के लिए फ्रांस लाइसेंस हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका समझौता हुआ है नोकिया के साथ में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका भारत में पेटेंट प्राप्त करने वाले अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है, पेटेंट प्राप्त करने वाला अग्रणी राज्य है। तो यूपी स्पेशल के इस तरह से प्रश्न आप जो हैं उसको विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके जो हैं यूपी स्पेशल से, चाहे वो करंट के हों या फिर आपके जो हिस्ट्री हो, वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका 75 भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो LIC का आप देखें जो IPO है मार्केट में आ ही गया है, तो इसकी स्थापना जो है डेट वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पे आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न 25 कंप्लीट होते हैं। आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है भाग घात, जो कि आपकी ग्रामीण एवं राजस्व से मैं 25 प्रश्न आपके कंप्लीट करवाऊंगी। ये मॉक टेस्ट आपका 75 क्वेश्चंस का होगा। आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने आप को एक बार चेक किया करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको कई सारी PDF भी मिलती रहेंगी, और उसके साथ साथ मैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो मैं फैक्ट डालती रहती हूँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला है 76 नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? तो यह उप संवैधानिक का जो है संविधान वह आपका बर्गेस द्वारा किया गया था। उप संवैधानिक सिद्धांत ऑप्शन बी बर्गेस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 77 जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अब उसमें जो है वह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको संस्कृति विलंबना कहेंगे। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाएगी तो उसको सांस्कृतिक विलंबना कहा जाएगा। अगला है प्रश्न व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? तो व्यक्ति जो भी व्यवहार सीखता है बचपन से बच्चे को जो सिखाया जाता है वह उसका क्या कहलाया जाता है? वह उसके संस्कार या संस्कृति कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है वह सही हो जाएगा, उसके व्यवहार को संस्कृति कहा जाता है। 79 है निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का सूचक तत्व कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्षता, उद्विकास और विभिन्न जीवन शैली, ये तीनों ही आधुनिकीकरण के सूचक बताए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 80 है प्रश्न समाजशास्त्री आधुनिकीकरण को निम्नलिखित में से क्या मानते हैं? तो यह है आपका प्रक्रिया और प्रतिफल दोनों ही माना जाता है। तो ऑप्शन डी सी बिल्कुल सही है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 गाँव से शहरों की ओर प्रवासन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो ये आपको उपाय इसमें बताना है। तो यह ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि गांव में रोजगार के अवसर यदि उपलब्ध होंगे तो जो भी व्यक्ति शहर की ओर पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएगा, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए है, तो वह आपका यदि गांव में ही उपलब्ध होगा तो वह बाहर क्यों जाएंगे। अगला प्रश्न है शहरों में प्रवासन के नहीं वरन नैसर्गिक कारकों के कारण जनसंख्या के बढ़ने का क्या कारण है? तो यह कारण है नगरीकरण। अगला है 83 निम्नलिखित में से कौन सी धर्म की विशेषता नहीं है? तो भय की अवधारणा, पवित्र शक्ति में विश्वास, सामाजिक नियंत्रण या व्यक्तिगत। तो आप में धर्म की विशेषता नहीं बतानी है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें आपका जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाए कि धर्म की विशेषता नहीं, व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है 84 धर्म की विशेषता क्या है? अभी पूछा था कि धर्म की विशेषता नहीं है तो वह व्यक्तिगत हो जाएगा ऑप्शन, और इसमें पूछा धर्म की विशेषता क्या है, यदि आपने लगाया तो इसमें आपका सी हो जाएगा कि अलौकिक शक्तियों में विश्वास जो है वह धर्म की विशेषता है। अगला प्रश्न है 85 निम्न में से कौन सी धर्म की विशेषता है? अब देखिए सेम ही क्वेश्चन, ये तीनों ही रिपीटेड टाइप के लग रहे हैं, बस थोड़ा सा वर्डिंग में चेंजेस हैं। तो ये सभी हो जाएंगे कि भय की अवधारणा, सार्वभौमिकता, पवित्र की शक्ति, यह सभी धर्म की विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका 86 किसने कहा था जाति एक बंद वर्ग है? तो ये कथन आपको बताना है, यह आपका केतकर का कथन है, जिन्होंने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। अगला प्रश्न 87 आपको प्रिंट धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं सारे ऑप्शंस पढ़ देती हूँ।
सामाजिक परिवर्तन को की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक है, या उपयुक्त डी सभी सत्य हैं। तो आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी जो कथन है वह सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 88 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ कि आप लोगों को इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य नहीं है, तो बिल्कुल कट जाता है। उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है, सामाजिक परिवर्तन इच्छानुसार, ये तीनों ही ऑप्शंस कट हो जाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये कथन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 89 है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यह इसका हिंदी में अनुवाद होगा। अगला प्रश्न है 90 भारत का सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो यह है आपका 1952 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 91 भारत में वन नीति के अनुसार 1952 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना चाहिए। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 33% जो है ना वह क्षेत्रफल में वन का होना आवश्यक माना जाता है। आज भी यही है, तो ये परसेंटेज आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है 92 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो यह हुआ था 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 93 पशु बीमा योजना कब से लागू की गई थी। अब देख रहे हैं आप सभी लोग ग्रामीण परिवेश जो भी है या ग्रामीण जीवन या राजस्व से, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वह आपके ईयर से संबंधित है। जो योजनाएं हैं सरकार की वह सभी बहुत पूछी जाती हैं। तो पशु बीमा योजना जो है वह आपका 2006-07 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न 94 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज से संबंधित है। तो ग्रामीण समाज से संबंधित वैसे ये गतिशीलता परिवर्तन नहीं है, यह कृषि जो है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण समाज से कृषि संबंधित है, क्योंकि गतिशीलता जो है वह नगरीकरण का उदाहरण है। अगला है 95 किस वर्ष राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम है वह आपका ऑप्शन सी 1978 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 96 आजकल कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब देखिए ये तो बिल्कुल क्वेश्चन कट हो जाता है, ये आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही। पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग आया है, तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ना ही करें। अगला प्रश्न है 97 एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं। तो एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। 18+ उसमें एज होती है। ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति 18+ यानी वोट डाल सकते हैं वह सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 98 भाषा वैज्ञानिकों ने संपूर्ण भारतीय भाषा को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो इसमें विभाजन का पूछा है कि कितने विभाजित हुए हैं, तो ये इसमें 4 प्रकार से इसको विभाजित किया गया भारतीय भाषाओं को। अगला प्रश्न 99 भारतीय संस्कृति का आधार तत्व कौन सा है। तो भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है आध्यात्मिकता। अगला है, और इस मॉक टेस्ट का ये अंतिम प्रश्न है 100 राष्ट्रीय बागवानी मिशन को केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये प्रश्न मैं कई बार करवा चुकी हूँ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को केंद्र सरकार जो है वह 85% योगदान रहता है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा से के लिए। से यहीं पे आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। फ्रेंड्स आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और इस तरह के जो मॉक टेस्ट है मैं आप लोगों के लिए परीक्षा से पहले लाती रहूँगी। 19 जून को आपका पेपर है, तो आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि जो फाइट है 19 जून को अच्छी खासी होने वाली है। तो आप लोग उसमें बिल्कुल कतई कोताही ना बरतें और अच्छे से परीक्षा दें और पढ़ते रहें कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।